नमस्कार मित्रों, स्वागत है देवतवाल फ्री एजुकेशन चैनल पर। साथियों, एक नए अपडेट के साथ आया हूँ आपके सामने। साथियों, आरपीएससी द्वारा जितनी भी भर्ती परीक्षाएं करवाई गई है उनमें 2024 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनसे संबंधित सार लेके आया हूँ। आज अपनी ये पहली क्लास है। साथियों, इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, कला, संस्कृति सभी के प्रश्न समाहित हैं और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखोगे और इनके आधार पे आप तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ये मेरा अनुभव है। चलते हैं साथियों, शुरुआत करते हैं। साथ ही वीडियो के अंत में विशेष तथ्य इसमें लेके आए हैं, जो टॉपिक से हट के कोई विशेष तथ्य होंगे। तो साथियों, करते हैं शुरुआत भारतीय इतिहास के प्रश्नों के साथ में। पहला प्रश्न, वेदों को कहा जाता है। तो साथियों, वेदों को श्रुति कहते हैं। वेदों को श्रुति कहते हैं। साथ ही वेदों को अपौरुषेय भी कहते हैं और जो वेदों के जो प्राचीन भाग है उनको संहिता कहते हैं। यहाँ से प्रश्न बना हुआ है तो मैंने इसमें जो वेदों को श्रुति के साथ अपौरुषेय भी कहते हैं, साथ ही वेदों के जो प्राचीन भाग है वो यहाँ पे इसमें समाहित किया है। आगे बढ़ते हैं। वेदों के भाग है तो साथियों, मंत्र, ब्राह्मण, आरण्य या उपनिषद, ये जो तीन भाग है साथियों, ये वेदों के भाग हैं। साथ ही जो वेदों के अंग की बात करें तो साथियों, इसके जो अंग होते हैं ये 6 अंग होते हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। यानी कि वेदों के कुल 6 भाग होते हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। अगला है तीसरा, तत्त्वम् असि। इसका अर्थ है आत्मा और ब्रह्मा में अभेद है, यानी दोनों में कोई भेद नहीं है। अगला है भागवत गीता का जो नीति शास्त्र है वो क्या कहता है? प्रयोजनवादी। क्या कहता है साथियों? वो प्रयोजनवादी, अर्थात निष्काम कर्म योग का अभ्यास करना और सत्य को जो जानने का मार्ग है वही क्या कहलाता है साथियों? प्रयोजनवादी। अगला है भगवत गीता का जो समहत आदर्श है वो किसे कहते हैं? स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ का क्या अर्थ होता है? जिसकी बुद्धि स्थिर है, जिसकी बुद्धि स्थिर है और विचलित नहीं होती है। तो साथियों, किसकी बुद्धि स्थिर होगी? जो सम विषम, जय पराजय, लाभ हानि, इनमें जो विचलित नहीं होता है उसी की बुद्धि स्थिर होगी और उसी को भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है। अगला है जैन स्यादवाद। इस सिद्धांत के अनुसार जो साधारण निर्णय होते हैं वो अपूर्ण होते हैं। साधारण निर्णय कैसे होते हैं? अपूर्ण होते हैं और वस्तु का पक्ष विशेष ही प्रस्तुत करते हैं। वस्तु का पक्ष विशेष ही प्रस्तुत करते हैं, सारा पक्ष उसमें प्रस्तुत नहीं करते हैं। साथ ही अगर जैन सिद्धांत स्यादवाद की बात करें तो इसके अंदर किसी वस्तु के गुण को समझने और समझाने और अभिव्यक्त करने का जो सिद्धांत होता है साथियों, उसी को कहते हैं स्यादवाद सिद्धांत। इसके 2 नाम अलग भी हैं। इसे अनेकांतवाद भी कहते हैं और सप्तभंगी नय भी इसको कहा जाता है। अगला है साथियों, जैन दर्शन के अनुसार निर्जरा है। तो इसका उत्तर है जीव से आबद्ध कर्मों का नष्ट होना। जीव से आबद्ध कर्मों का नष्ट होना ही निर्जरा है। तो साथियों, यहाँ पे जो निर्जरा होती है वो 2 प्रकार की होती है, अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के 4 आर्य सत्य। तो पहला है सर्वत्र दुख है, दूसरा दुख का कारण, तीसरा दुख निरोध का है संभव और चौथा है दुख निरोध मार्ग। तो साथियों, इसके संबंध में जो दुख निरोध मार्ग है इसके अंदर अष्टांगिक मार्ग को बताया गया है, जिसके अंदर सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक कर, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। तो साथियों, इसके अंदर ये इसका अष्टांगिक मार्ग है जो चौथे आर्य सत्य के अंदर दुख निरोध मार्ग के अंदर बताया गया है। उसके बाद अगला है गांधी जी द्वारा जो हिंद स्वराज पुस्तक है उसमें क्या बताया गया है। तो साथियों, ये जो पुस्तक है उसके अंदर उनके सामाजिक राजनीतिक विचारों की
प्रस्तुति है। साथ ही गांधी जी की एक अन्य किताब है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो साथियों ये गुजराती भाषा में है, ये प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है। साथ ही जो सत्य के साथ मेरे प्रयोग है ये गांधी जी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न, गांधी जी का विश्वास था साधे और साधनों की पवित्रता में। यानी कि साधे का मतलब होता है लक्ष्य और साधन का मतलब होता है उपाय या मंत्र। अर्थात लक्ष्य उतना ही पवित्र होना चाहिए जितने कि उसके साधन। तो दोनों की पवित्रता पे गांधी जी ने बल दिया है। तो साथियों ये अपने जो प्रश्न थे 10 प्रश्न आरपीएससी द्वारा पूछे गए, ये भारतीय इतिहास से संबंधित थे। उसके बाद में 10 प्रश्न अर्थशास्त्र से संबंधित है। पहला प्रश्न है, भारत के किस संघीय बजट में किसानों को उनकी उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का वादा किया? तो साथियों इसका उत्तर है बजट 2018-19 में। दूसरा प्रश्न है, भारत की कौन सी संस्था भारतीय निर्यातकों और बैंकों को निर्यात साख बीमा सेवाएं प्रदान करती है? तो कौन प्रदान करती है साथियों? निर्यात साख गारंटी निगम। कौन प्रदान करती है? निर्यात साख गारंटी निगम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रसद नीति 2022। राष्ट्रीय रसद नीति 2022 के जो लक्ष्य हैं उसमें पहला लक्ष्य है कि 2030 तक भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत को घटाकर वैश्विक बेंचमार्क के करीब लाना है। साथ ही इसका दूसरा लक्ष्य है 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 25 प्रमुख देशों में अपना स्थान बनाना है। उसके बाद में जो अगला प्रश्न है, भारत में सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रमों के कागज विहीन शून्य लागत के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो साथियों इसके लिए पोर्टल शुरू किया गया है उद्यम पोर्टल। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, भारतीय राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक कौन तैयार करता है? तो साथियों इनके लिए जो निर्यात तत्परता सूचकांक है ये तैयार करता है नीति आयोग व प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान। अगला प्रश्न है, नवीन आर्थिक नीति 1991 में निजीकरण का मुख्य मार्ग विनिवेश रहा है। तो इसका क्या कारण रहा है साथियों? तो इसका उद्देश्य रहा है वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता देना। अगला जो प्रश्न है साथियों वह है ICI सूचकांक में शामिल 8 मूल उद्योग। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जो उद्योग है वो ICI सूचकांक में शामिल नहीं है। 3 सही थे, 1 गलत था। तो यहाँ पे मैं 8 उद्योगों को एक साथ बता रहा हूँ। इसमें पहला है सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, कच्चा तेल उद्योग, बिजली, उर्वरक, प्राथमिक गैस, परिष्कृत उत्पाद और अगला है इस्पात उद्योग। तो साथियों ये थे ICI सूचकांक में शामिल 8 मूल उद्योग। उसके बाद 8वां है किसी वस्तु का निर्यात विश्व निर्यातों के हिस्से में 2018 में भारत में सर्वाधिक रहा। तो किस वस्तु का निर्यात? तो विश्व निर्यातों के हिस्सों में 2018 में भारत में जो सर्वाधिक रहा है साथियों वो रहा है चावल का। अगला प्रश्न है भारत सेवा क्षेत्र 2020 में भारत 10 सर्वाधिक सेवा निर्यातक देश में शामिल। वर्ष 2020-21 सेवा क्षेत्र में भारत आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग का सर्वाधिक प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है खर्च योग्य आय व्यक्तिगत आय का वह हिस्सा जिसका उपयोग और बचत के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी कि खर्च योग्य आय किसे कहते हैं साथियों? कि व्यक्तिगत आय का वह हिस्सा जिसका उपयोग बचत के रूप में और उपयोग करने के रूप में अपन करते हैं तो उसे कहते हैं खर्च योग्य आय। अगले जो प्रश्न है साथियों वो राजनीति से संबंधित है। इसमें भारतीय राजनीति के साथ साथ राजस्थान राजनीति के भी प्रश्न अपने को देखने को मिलेंगे। पहला जो प्रश्न है राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो साथियों ये की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। एक से अधिक जो राज्यों का राज्यपाल एक ही व्यक्ति हो सकता है, 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है। साथ ही वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो हरिभाऊ किशन राव बागड़े
राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल जो 31 जुलाई 2024 से निरंतर कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो साथियों इसका उत्तर है 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। इस 7वें संविधान संशोधन 1956 के अंदर और क्या परिवर्तन हुए थे साथियों? एक तो इसमें आंध्र प्रदेश व पंजाब राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। साथ ही अनुच्छेद 220 में इसके लिए बदलाव किया गया। साथ ही भारतीय संविधान का जो भाग 7 है इसको यहाँ से हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान मुख्यमंत्री के पद के लिए अशोक गहलोत ने प्रथम बार कब कार्यभार संभाला? इसका जो सही उत्तर है 1 दिसंबर 1998 को। साथियों वर्तमान के जो भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं तो प्रथम बार इन्होंने कार्यकाल संभाला है 15 दिसंबर 2023 को। साथ ही इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी से वसुंधरा राजे सिंधिया प्रथम बार मुख्यमंत्री बनी थी, उन्होंने प्रथम बार संभाला था 8 दिसंबर 2003 को, जो 2008 तक मुख्यमंत्री रही थी। साथ ही साथियों 15वीं विधानसभा से आरपीसी द्वारा प्रश्न पूछा गया है कि कितनी SC/ST की विधायक निर्वाचित हुई है? तो साथियों उस समय 15वीं में 8 SC यानी अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति ST से उस समय निर्वाचित हुई थी। अब अपन साथियों 16वीं विधानसभा जो वर्तमान में अभी भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं तो इसकी अगर अपन बात करें तो कुल विधानसभा में साथियों 20 महिला निर्वाचित हुई हैं, जिनमें से 9 बीजेपी, 9 कांग्रेस और 2 अदर अन्य। साथियों इसके अंदर 20 में से बात करें तो साथियों 11 सामान्य वर्ग यानी जनरल से, 2 ST वर्ग से और 7 अनुसूचित जाति यानी SC वर्ग से। साथ ही 2 महिलाओं को इसमें मंत्री बनाया गया है, दिया कुमारी और मंजू भागवत। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों, किसने सबसे कम समय राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला? तो साथियों सबसे कम समय के लिए जस्टिस सुश्री कांता भटनागर ने सबसे कम समय के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष का पद संभाला है। और वर्तमान अध्यक्ष की अपन बात करें तो GK व्यास वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। और राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 18 जनवरी 1993 को हुई थी। इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय जयपुर के अंदर है। आगे बढ़ते हैं साथियों, कौन सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा? तो साथियों इसका सही उत्तर है हीरालाल देवपुरा। अगर सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया। उसके बाद सेकंड नंबर पे अशोक गहलोत। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा राजीव स्वरूप। और सबसे अधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव के बारे में पूछे, इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमित दवास। अगला प्रश्न है, पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या पर कितने जिला परिषद सदस्य निर्वाचित होंगे? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 17। साथ ही जो पंचायत राज अधिनियम 1994 है इसमें प्रथम बार ग्राम पंचायतों को वार्ड में विभाजित किया गया और सरपंच को ग्राम पंचायत का मुखिया बनाया गया। साथ ही सन 2000 में जब इसमें संशोधन हुआ तो बाद में वहीं से जो पंचायत समिति है उसमें स्थायी समितियों का प्रावधान देखने को मिलता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, किस वर्ष राजस्थान पंचायत राज अधिनियम में संशोधन हुआ? तो यहाँ पर चार दे देंगे, जिसमें नहीं हुआ पूछ लेंगे तो 1999, 2000 और 2004 तीनों में साथियों राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 में परिवर्तन हुआ है। 1999, 2000 और 2004। आरपीएससी सदस्यों के कालक्रम से संबंधित प्रश्न इसमें पूछ लिया जाता है। तो प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो SK घोष और वर्तमान अध्यक्ष की अपन बात करें तो संजय कुमार श्रोत्रिय वर्तमान में अध्यक्ष है। और आरपीएससी की स्थापना की बात करें तो 22 दिसंबर 1949 और मुख्यालय इसका अजमेर में। आगे बढ़ते हैं साथियों, राजस्थान भूगोल से संबंधित पहला प्रश्न है, राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून से औसत वर्षा की मात्रा में जिलों का आरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है साथियों कम से ज़्यादा की ओर। तो इसका जो सही उत्तर है
हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी और बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है साथियों, मध्य प्रदेश से उद्गम होने वाली नदियां। तो साथियों मध्य प्रदेश से उद्गम होने वाली नदियां कालीसिंध नदी, चंबल नदी, केन नदी, शिप्रा, बेतवा, कूनो और दसान, ये नदियां साथियों मध्य प्रदेश से उद्गम होने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा शुष्क सागवान के वन। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण सन 2022-23 के अनुसार वर्ष 21-22 में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न, राजस्थान में वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह एवं विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी द्वारा निर्मित की जाती है। तो साथियों ये निर्मित की जाती है माही नदी द्वारा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर राजस्थान के किस जिले की है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा अलवर। अगला जो मिलान से संबंधित प्रश्न था, तो हाईटेक ग्लास उद्योग धौलपुर के, टायर ट्यूब उद्योग अलवर, पॉलीमर उद्योग शाहपुरा। अगला जो प्रश्न है साथियों ये भी मिलान से संबंधित था, सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर, जसवंतड़ा जोधपुर और त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा। अगला जो प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उन जिलों का समूह जिसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो साथियों वो 3 जिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। अगला बात करें तो खेरी तथा लोह नस्लें हैं। तो साथियों खेरी भेड़ की नस्ल है और लोह है ये बकरी की नस्ल है। आगे चलते हैं साथियों, आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान इतिहास व कला संस्कृति के प्रमुख 10 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, किस पर चित्रित पिछवाइयाँ नाथ द्वारा चित्रशैली का उदाहरण है। तो साथियों ये है कपड़े पर चित्रित। दूसरा प्रश्न, मोर बांधना, ताड़ना, पहरावना किस जनजाति के ब्याह हैं। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा गरासिया। अगला प्रश्न है, अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाते हैं। तो साथियों इसका त्यौहार मनाते हैं वैशाख शुक्ल तृतीया को। उसके बाद अगला प्रश्न है, लोक गायकी की 4 वेद शैली राजस्थान के किस नगर की प्रसिद्ध रही है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा टोंक। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना का नरदेव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संबंधों को बताती है। वीरमदेव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संबंधों को बताती है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा वीरमदेव सोनगरारी बात। अगला प्रश्न है, बिसल रासू की रचना तो साथियों की थी नरपति नालन ने। उसके बाद में अगला प्रश्न है, दादू पंत की जो मुख्य गद्दी कहाँ है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा नरेना जयपुर। अगला प्रश्न है, मंडन की पुस्तकों से संबंधित। तो साथियों राजवल्लभ, देवमूर्ति प्रकरण, रूप अवतार और वास्तुसार, ये चारों जो पुस्तकें हैं ये शिल्पी मंडन की पुस्तकें हैं। अगला है, किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र यानी लक्ष्मण से उद्भूत बताया गया है। तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्वालियर अभिलेख। अगला प्रश्न है साथियों, ललित विग्रहराज नाटक सोमदेव जो सोमदेव ने लिखा था वो किस शासक का राजकवि था। तो साथियों वो था विग्रहराज चतुर्थ का। इसके बाद में साथियों आगे चलते हैं, भारत और विश्व भूगोल से संबंधित 10 प्रश्न। पहला प्रश्न है जो दबाव पेटियां हैं, दबाव पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के कारण पछुआ पवन गर्मियों में ध्रुव की ओर व सर्दियों में किस ओर हो रहती है। तो साथियों ये विषुवत रेखा की ओर रखती है। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, किस देश का जनसंख्या घनत्व 2023 में न्यूनतम था। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार युवा के जीवन पर वैश्वीकरण का जो प्रभाव है तो उसके अंदर जो मुख्य मुद्दे हैं वो है प्रवास, युवा संस्कृति और वैश्विक नागरिकता। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर के अंदर साथियों कोरल सागर और आर्कटिक महासागर और काला सागर ये इसके सहायक सागर है साथियों। अगले प्रश्न की बात करें तो नर्मदा और ताप्ती जो घाटियों के मध्य में कौन सी श्रेणी है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो साथियों ये पाए जाते हैं सदाबहार
वन। अगला प्रश्न है नाहरकटिया, ये गैस से संबंधित है साथियों। झरिया ये कोयला से संबंधित स्थल है। और आलियाबेट साथियों ये तेल से संबंधित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है। तो क्षेत्रीय भिन्नता किस लिए सहायक है साथियों? विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में, विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में। अगला प्रश्न साथियों कोंकण, मालाबार, कोंकण, कनारा और मालाबार ये उपप्रदेश किसके साथियों? तो ये हैं पश्चिमी तटीय मैदान के। उसके बाद साथियों आज का जो विशेष फैक्ट है वो है प्रमुख उपनाम। इनमें से भी कई बार प्रश्न बनता है। तो पहला है मारवाड़ की भागीरथी, तो साथियों ये कहते हैं नर्मदा नहर को। राजस्थान में सबसे पहले जो फव्वारा सिंचाई प्रणाली जो सिस्टम है ये भी नर्मदा नहर में ही माना जाता है। उसके बाद अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं साथियों? बाणगंगा नदी को। अगला है वागड़ व काठल की गंगा साथियों, तो ये कहते हैं माही नदी को। साथ ही अगला प्रश्न है भारतीय जल विभाजक रेखा, ये कहते हैं साथियों अरावली पर्वतमाला को। राजस्थान की कामधेनु, तो साथियों चंबल नदी को भी कामधेनु कहते हैं। और जो राठी गाय की नस्ल है इसे भी राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। अगला प्रश्न 5वां वेद और 19वां पुराण किस ग्रंथ को माना जाता है? तो साथियों ये माना जाता है वेली किशन रुक्मणी को। अगला प्रश्न है भारत की मेरुनो किसे कहते हैं? ये कहते हैं चोकला भेड़ को। अगला है राजस्थान की आत्मा, ये किसे कहते हैं? ये कहते हैं साथियों घूमर नृत्य को। अगला है लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किसे मानते हैं साथियों? तो ये कहते हैं गौरी नाट्य या राय नाट्य को। अगला राजस्थान का गजेटियर किसे माना जाता है? मारवाड़ परगनारी विगत को। अगला प्रश्न चमत्कारिक विराट वस्तु, ये किसे मानते हैं? बांगड़ा नांगल भांग को कहते साथी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण के दौरान ये बात कही थी। अगला है आधुनिक भारत का जो मंदिर है वो किन्हें कहते हैं? तो साथियों वो कहते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को। साथियों ये था आज का वीडियो। इसी प्रकार अपन राजस्थान आरपीएससी द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेके आएंगे। वीडियो साथियों अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार 2024 तक आरपीएससी द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का सार आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और उसमें भी अच्छे से अच्छा पॉइंट जोड़ने के अपन प्रयास करेंगे ताकि आपको अधिक से अधिक फ़ायदा पहुँचे। साथियों वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है, वीडियो बनाने का सिर्फ एकमात्र यही उद्देश्य है कि जो बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं उनमें पढ़ाई नहीं कर पाते हैं वो घर बैठकर ही इन वीडियो के माध्यम से अपने देखते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। साथियों इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।